Hello friends, welcome to Study Khazana, and again I am here, and today we are going to start another chapter of class 12 political science, that is rise of popular movements. ठीक है, the point is that whenever we are discussing the politics, हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स हमेशा जो है लोगों से अफेक्ट रही है और बहुत से ऐसे पॉलिसीज़, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स या लॉज हमने बनाए हैं जो लोगों की फीलिंग्स या लोगों ने जैसा जैसा रिएक्ट किया है उस पर बहुत ज़्यादा निर्धारित है या बेस्ड है. ठीक है, अब हमारी सोसाइटी के अंदर सिंस इंडिपेंडेंस बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स हुए हैं, पॉपुलर चेंजेस हुए हैं जो हमारी आज की पॉलिटिक्स को फ्रेम करते हैं. ठीक है, जो भी हमारी आज की पॉलिटिक्स है वो डेफिनेटली हमारे जो पास्ट में हुआ है उससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. ठीक है, तो जो इस चैप्टर में हम बेसिकली पॉपुलर मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं उससे हम रियलाइज़ करेंगे कि हाँ आज की पॉलिटिक्स ऐसी क्यों है. ठीक है, और जो चीज़ें हमें आज मिली हैं वो किन कारणों से मिली हैं, उनके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं या कौन लोग किनका कंट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पॉपुलर मूवमेंट्स जो होते हैं वो पॉपुलर पार्टिसिपेशन का एक एग्जाम्पल होता है. पॉपुलर मूवमेंट, पॉपुलर पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होते हैं डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक लॉज और पॉलिसीज़ को लाने के लिए. ठीक है, तो जब भी हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो पॉपुलर मूवमेंट्स, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, स्ट्रगल्स हम ज़रूर डिस्कस करते हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली वही कुछ पॉपुलर मूवमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं हमारी एग्जाम्पल्स, मतलब जिन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल्स सेट किए हैं कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से आप अपनी राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और क्या चेंजेस आप एक्चुअली ला सकते हैं. ठीक है, तो वही हम बेसिकली इस चैप्टर में शुरू करेंगे और सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. आई थिंक चिपको मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो शायद हमने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. एक्चुअली दिस वाज the image here depicts a very unusual form of collective action in which men and women from a village in what is now Uttarakhand were engaged in early 1973. These villagers were protesting against the practices of commercial logging that the government had permitted. एक्चुअली में ये उत्तराखंड के एक विलेज की स्टोरी है जिसके अंदर लोगों ने जो है पेड़ कटना, मतलब एक्चुअली में एक पर्टिकुलर एरिया था जो गवर्नमेंट ने कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पे दे दिया था कि वहाँ पे लोग जो है जो कमर्शियल कंपनी है उन पेड़ों को काट के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकती है. तो वहाँ के विलेजर्स ने जब एक्चुअली पहले उस एरिया को इस्तेमाल करने के लिए रॉ मटेरियल या जो इजीली अवेलेबल उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए बोला तो गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया. अब उसके बाद जब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को ये इस तरह से नेचर को और पेड़ों को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अलाउ किया तो वो लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने दे डिसाइडेड टू प्रिवेंट ट्रीज फ्रॉम कटिंग. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया, चिपक गए. उन्होंने बोला कि अगर आपको पेड़ों को काटना है तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एक मूवमेंट उन्होंने शुरू किया और ये मूवमेंट क्या था? The movement began in 2 or 3 villages of Uttarakhand when the forest department refused permission to villagers to fell ash trees for making agriculture tool. जब ब्रिटिशर्स, ये मूवमेंट तब शुरू हुआ जब विलेजेस को गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप जो है पेड़ों से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स नहीं बना सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. ठीक है, however the forest department allotted the same patch of land to a sports manufacturer for commercial use. ठीक है, इसकी वजह से जो विलेजेस के लोग थे गुस्सा हो गए और उन्होंने ये स्टेप लेने का सोचा. ठीक है, अब इस मूवमेंट के साथ साथ और भी जो इश्यूज थे पेड़ों से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड वो सामने आए. ठीक है, लार्जर इश्यूज ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ दिस रीजन वर रेज्ड. ठीक है, तो और भी जो इश्यूज थे वो रेज किए गए. विलेजर्स ने चिपको मूवमेंट के साथ कुछ और चीजें भी गवर्नमेंट के सामने रखी. द विलेजर्स डिमांडेड दैट नो फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी गिवन टू द आउटसाइडर. ठीक है, कोई भी फॉरेस्ट को खराब करने वाला कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइडर्स को नहीं दिया जाएगा. एंड
लोकल कम्युनिटी शुड हैव अफेक्टिव कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्स। जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका पूरा अधिकार होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि दे नो बेटर अबाउट देयर सराउंडिंग। ठीक है, they wanted government to provide low cost material to small industries and ensure development of the region without disturbing the ecological balance। वो ये कह रहे थे कि आप आउटसाइडर के बदले हमें अलाउ करिए फॉरेस्ट के अंदर, जो भी रेडिली अवेलेबल है रॉ मटेरियल वो हम इस्तेमाल करें, हम कोई भी इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और फॉरेस्ट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और इस मूवमेंट के साथ साथ और भी जो है इश्यूज सामने आए कि जो लैंडलेस फॉरेस्ट थे वो अब क्या करेंगे, या उनको भी गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसा काम दे कि उनको कम से कम कुछ सैलरी जो है वो मिले। ठीक है, इस मूवमेंट की खास बात दोबारा से यही थी कि वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द चिपको मूवमेंट वाज अ वेरी नोवेल एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट। मतलब वुमेन ने भी जब इसमें पार्टिसिपेट किया तो मूवमेंट जो था वो और ज्यादा जो था वो वाइड हो गया और ज्यादा नजरों में आने लगा। ठीक है, अब क्या किया, जो फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने आदमियों को फॉरेस्ट से मूवमेंट से अलग करने के लिए क्या किया कि अल्कोहल की जो सप्लाई थी वो डबल कर दी, ताकि लोग जो थे, जो आदमी जो मेल था वो उसमें एनग्रॉस्ड हो जाए और जो है मूवमेंट को भूल जाए। ठीक है, लेकिन जो वुमेन थी दे हेल्ड सस्टेन्ड एजिटेशन अगेंस्ट द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म एंड ब्रॉडन द एजेंडा ऑफ मूवमेंट टू कवर अदर सोशल इश्यूज। वुमेन ने इस मूवमेंट को एज ईगो, एज अ पर्सनल रीजन लिया, उन्होंने उस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा, स्टेट कॉन्ट्रैक्टर, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ आवाज उठाई, अल्कोहल के खिलाफ आवाज उठाई और वो अपनी बात पे अड़ी रही, और भी जितने सोशल इश्यूज थे उन्होंने भी इसके ऊपर भी आवाज उठानी शुरू करी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो गवर्नमेंट थी वो उनकी बात मान गई। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि 15 साल तक यहाँ पे कोई भी पेड़ों को नहीं काटा जाएगा जब तक इनका ग्रीन कवर रिस्टोर ना हो जाए। ठीक है, द चिपको मूवमेंट विच स्टार्टेड ओवर अ सिंगल इशू बिकेम अ सिंबल ऑफ मेनी सच पॉपुलर मूवमेंट emerging in different parts of country during 1970। चिपको मूवमेंट को देख के और भी बहुत से मूवमेंट जो थे वो आसपास हुए। चिपको मूवमेंट एक बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि यह मूवमेंट सक्सेसफुल भी रहा, गवर्नमेंट ने बात मानी, स्टेट की इंटरफेरेंस खत्म हुई, प्राइवेट आउटसाइडर्स कोई वहां पे इंटरफेयर नहीं करेगा और पेड़ के काटने पर भी रोक लगाई गई, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस था वहां के लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद एक अनदर टॉपिक जो है मूवमेंट से हटकर जो है मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। एक तो होता है पार्टी बेस्ड मूवमेंट, जो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है जिसके ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होते हैं, या ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनको जो है दे आर कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट और दे आर अगेंस्ट गवर्नमेंट और दे आर कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट। और नॉन पार्टी मूवमेंट बेसिकली वो होते हैं जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं, जो पार्टीज गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट होती है, पॉलिसीज या सिस्टम के अगेंस्ट होती है, वो बेसिकली नॉन पार्टी मूवमेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, अब पार्टी बेस्ड मूवमेंट की बात की जा रही है। पॉपुलर मूवमेंट्स में टेक फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट एंड देयर इज ऑफन एन ओवरलैप बिटवीन द टू। कई तरीके के मूवमेंट्स जो है वो सोसाइटी के अंदर होते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है, कई बार वो हर कैटेगरी को सूट भी कर जाते हैं। ठीक है, और इससे बोला गया है कि बट वी ऑल्सो नो दैट द डेलिबरेशन ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड गेव राइज टू इंडिपेंडेंट सोशल मूवमेंट्स लाइक एंटी कास्ट मूवमेंट, किसान सभा, ट्रेड यूनियंस एटसेट्रा। ठीक है, तो और कुछ मूवमेंट जो थे जो इंडिपेंडेंट के स्ट्रगल से इंस्पायर्ड थे, जैसे ट्रेड यूनियन हो गए, एंटी कास्ट सिस्टम हो गया, किसान सभा हो गया, और कुछ ऐसे भी मूवमेंट थे जो आज़ादी के बाद भी जो है वो चलते रहे, जैसे कि ट्रेड यूनियंस जो हैं अभी भी हमारे सिस्टम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस शो किए हुए हैं। ठीक है, और मुंबई, कोलकाता, कानपुर में जो है वो अपनी जो है दे हैव क्रिएटेड देयर प्रेजेंस। और ऐसा बोला गया है कि all major political parties establish their trade unions for mobilizing these sections of workers। कई political parties इन trade unions का इस्तेमाल करती है अपने political aspirations को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया है, peasants in the Telangana region of Andhra Pradesh organized massive agitation under the leadership of Communist Party।
ऐसा होता है कि कई बार ऐसे जो यूनियंस होती हैं दे आर सपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि peasants and agricultural laborers in the part of Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar and adjoining areas continue their agitation under the leadership of Marx and Leninist workers, ठीक है, जिनको आप नक्सलाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मूवमेंट्स एज दे आर सपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, वो दे आर कॉल्ड एज दी पॉलिटिकल मूवमेंट्स। या कुछ मूवमेंट्स चलाए जाते हैं पॉलिटिकल एस्पायरेशंस को पूरा करने के लिए और पॉलिटिकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बट इसमें बोला गया है कि ये जो मूवमेंट होते हैं दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस फॉर्मली, ऑल्दो दे आर सपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज बट दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, ठीक है। बट वो अपने कनेक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बना के रखते हैं, ठीक है, एज इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और these links ensured a better representation of the demands of diverse social section in party politics। तो लिंक बनाए रखने से फायदा क्या होता है कि जो भी मूवमेंट के डिमांड्स हैं, एस्पायरेशंस हैं, वो टाइम टू टाइम पार्टी तक पहुंचती रहती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पार्टी बेस्ड मूवमेंट। उसके बाद है नॉन पार्टी मूवमेंट, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होते। कई बार क्या ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ पार्टी मूवमेंट। उनको लगता है कि जैसे आप 1977 का इलेक्शन ले सकते हैं जिसमें जनता पार्टी आई, लोगों ने जनता पार्टी को इलेक्ट किया, बहुत ही एस्पायरेशंस और सोच का मतलब होप के साथ उसको सिलेक्ट किया, बट ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं चल पाई और 1980 में दोबारा से इलेक्शंस हुए। तो कई बार ग्रुप्स जो हैं दे गॉट डिससैटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट और वो डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ दे विल गोइंग टू रेज अ मूवमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जो है दे विल रेज अ मूवमेंट और दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज द नॉन पार्टी मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि many of the politically active group lost faith in existing democratic institutions and electoral politics. They therefore choose to step outside the party politics and engage in mass mobilization of registering their protest. Students and young political activists from various sections of society were in the forefront in organizing the marginalized sections such as Dalit and Adivasi. इसमें बेसिकली कौन लोग होते हैं? दलित हो गए, आदिवासी हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, यंगस्टर्स हो गए, वुमेन हो गए, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिससैटिस्फाइड है, तो वो उनके अगेंस्ट दे फॉर्म देयर मूवमेंट व्हिच कम्स अंडर दी नॉन पार्टी मूवमेंट, ठीक है। और ये बेसिकली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमेशा पार्टी से अलग रहना चाहती हैं। एंड ऑल्सो दे डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन एट लोकल और रीजनल, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना तो सपोर्ट करती और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मांगती हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर कॉल्ड नॉन पार्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो रूरल और अर्बन एरिया दोनों पर ही काम करती है और इनका पर्पस क्या होता है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके या गवर्नमेंट जिन इश्यूज पे नहीं काम कर रही उन इश्यूज पे काम करना, गवर्नमेंट की और लोगों की अवेयरनेस बढ़ाना ताकि जो है जो उनकी डिमांड्स है, जो उनके लोगों की एस्पायरेशंस है वो पूरी हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बताया गया दलित पैंथर्स, ठीक है। अब ये एक मूवमेंट बताया गया दलित पैंथर। दलित पैंथर एक ग्रुप है जो बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और दलित एक ऐसा वर्ड है जो बैकवर्ड और डाउन ट्रोडन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जो एक ग्रुप है ये एग्रेसिव ग्रुप माना गया है जो वायलेंट तरीके से अपनी नीड्स को पूरा करता है और ये बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था ये हम इसमें देखते हैं, ठीक है। बाय द अर्ली 19th century the first generation of Dalit graduates, especially those living in city slums, began to assert themselves from various platforms. Dalit Panther, a militant organization of Dalit youth, was formed in Maharashtra in 1972 as a part of this assertion. जो दलित पैंथर है एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये बेसिकली यंगस्टर्स थे जिन्होंने इस ग्रुप को फॉर्म किया था। दे बिलोंग टू महाराष्ट्र इन 1972 और इनका पर्पस था ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का कि जो भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाना और गवर्नमेंट से अपनी डिमांड पूरी करवाना, ठीक है। दलित ग्रुप्स वर मेनली फाइटिंग अगेंस्ट दी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, मटेरियल इनजस्टिस, ठीक है। और
effective implementation of reservation and other such policies of social justice was one of their prominent demand. ठीक है, और एज अ रिजल्ट जो इंडियन गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया था, और बहुत सारे लॉ जो थे गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम पास किए हैं। जो बैकवर्ड लोग हैं उनके, जो दे वर कंसिडर्ड एज बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, उनके खिलाफ जो है उनकी जो राइट्स हैं उनके लिए, उनको अचीव करने के लिए दलित्स के लिए बोला गया है कि दलित सेटलमेंट इन विलेज कंटिन्यू टू बी सेट अपार्ट फ्रॉम मेन विलेज। वो हमेशा जो है उनको दलित्स को मेन विलेज से या मेन सोसाइटी से हमेशा अलग रखा गया है। उनको बेसिक एम्यूनिटीज से डिनाइड किया गया है। दलित वुमेन को हमेशा डिसऑनर्ड किया गया है। दलित फेस कलेक्टिव एट्रोसिटीज। तो जो और लीगल मैकेनिज्म प्रूव्ड इनएडुकेट टू स्टॉप इकोनॉमिक एंड सोशल ऑपरेशन ऑन दलित। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टेड बाय द दलित्स लाइक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वर नॉट सक्सेसफुल इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। These parties always remain marginal, hand to ally with some other party. Therefore, Dalit Panthers resorted to mass action for assertion of Dalit right. तो दलित्स बेसिकली एक ऐसा सेक्शन है दलित पैंथर जो अपने बैकग्राउंड से, अपने डिस्क्रिमिनेशन से और गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन से फॉर देम जो उनके लिए हो रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और उनको लग रहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हमें सपोर्ट कर रही हैं वो भी इस हद तक सक्सेसफुली नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ काम कर सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे दलित पैंथर्स, और जो है इन दलित के लिए काम करेंगे। ठीक है, सो दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ दलित पैंथर। ठीक है, अब इसे बोला गया है कि दलित पैंथर्स मोस्टली सेंटर्ड अराउंड फाइटिंग इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज ऑन दलित्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट। वो बेसिकली किसके लिए काम कर रहे हैं कि अगर दलित के खिलाफ जो है कोई एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ बेसिकली वो आवाज उठाते हैं। और द गवर्नमेंट पास्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन 1989 विच प्रोवाइडेड फॉर रिगरस पनिशमेंट फॉर सच एक्ट। मतलब हालांकि गवर्नमेंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड with the action of Dalit because they are using aggressive actions to stop the atrocities against the Dalit। ठीक है, बट उसके बाद भी जो था ये दलित पैंथर्स जो थे वो नहीं रुके। दे द लार्जर ideological agenda of Panthers was to destroy the caste system and to build an organization of all oppressed sections like the landless, poor peasants and urban industrial workers along with leaders, along with Dalit। ठीक है, the movement provided a platform for Dalit educated youth to use their creativity as a protest activity. Dalit writers protested against the brutalities of the caste system in their numerous autobiographies and other literary work published during this period. These work portraying the life experiences and the most downtrodden social section of Indian society sent shock waves in Marathi literary world, made literature more broad-based and representative of different social sections and initiated contestation in cultural realm। मतलब दलित पैंथर्स ने हर तरीके का एक्टिविटी इस्तेमाल करी अपनी बात को पहुंचाने के लिए। दलित राइटर्स से जो है लिटरेचर तैयार किया गया जो जिसे लोग पढ़ें और समझे कि दलित के साथ बेसिकली क्या हो रहा है, और जितने भी वो चाहते थे कि एक ऑप्रेस्ड क्लास बने, ऑप्रेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बने जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए काम करे, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करे। और इन्होंने जो है कई ऑर्गेनाइजेशन से दे ऑल्सो गॉट सपोर्टेड लाइक बैमसेफ। ठीक है, और लेकिन टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ देयर वायलेंट एक्शन गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट नहीं करती, जिससे वो कई बार जो है दे फेल्ट डिससैटिस्फाइड और दे बिकम मोर एग्रेसिव और मोर वायलेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम। ठीक है, तो दलित पैंथर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी जो है एक्टिव है और बेसिकली दलित्स के लिए काम कर रही है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली कई बार अच्छा रोल भी प्ले करती है, बट कई बार दे हार्म द सोसाइटी और द इंफ्रास्ट्रक्चर। बट स्टिल ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एक पॉपुलर मूवमेंट्स है, एग्जाम्पल है पॉपुलर मूवमेंट्स का जो पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। ठीक है, दे वर्क समटाइम दे वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप in a democratic system of India,
खैर, नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है भारतीय किसान मूवमेंट। भारतीय किसान मूवमेंट की बात की जा रही है। इट वॉज बेसिकली स्टार्टेड इन जनवरी 1988। ठीक है, 1988 में ये शुरू हुआ था। और क्या हुआ था पहले वो डिस्कस किया गया है। 20,000 फार्मर्स हैड गैदर्ड इन द सिटी ऑफ मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी रेट। इलेक्ट्रिसिटी रेट के खिलाफ इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसे बोला गया द फार्मर कैंप्ड फॉर अबाउट 3 वीक्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस अंटिल देयर डिमांड्स वर फुलफिल्ड। 3 हफ्ते तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के खिलाफ वो धरना के बाहर धरना देकर बैठे रहे जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। ठीक है, ये जो मूवमेंट है इसको काफी डिसिप्लिन्ड एजिटेशन माना जाता है, क्योंकि इस पूरे मूवमेंट के में दौरान जितने भी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, उनको रेगुलर फूड सप्लाई मिला नियर बाय विलेजेस से। ठीक है, और ये बेसिकली आप जो मूवमेंट है बेसिकली कहाँ देखने को मिला, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, और खास बात यह कि इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट फेस नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट लीडर नहीं था जो इसको लीड कर रहा था। ठीक है, और फिलहाल अब जो है BKU एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है जो किसान के अधिकारियों के लिए लड़ती है। ठीक है, अब इसे बोला गया है कि BKU demanded higher government floor prices for sugarcane, wheat, abolition of restrictions on interstate movement to of farm produce, guaranteed supply of electricity at reasonable rate, waiving of repayment of dues on loans to farmers, and provision of a government pension of farmers for farmers। मतलब इस मूवमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी रेट के साथ साथ BKU ने और डिमांड्स को भी सामने रखा गवर्नमेंट के आगे। वो क्या थी कि जो फ्लोर प्राइस था शुगर केन और वीट का वो बढ़ाया जाए, और जो इंटरस्टेट जो मूवमेंट है फार्म प्रोडक्ट्स की उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको खत्म किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी के रेट रीजनेबल होने चाहिए। जो किसानों के ऊपर जो लोन है उनको कम कर देना चाहिए, और जो किसान है उनको भी पेंशन का जो है प्रोविजन गवर्नमेंट दे। ठीक है, BKU ने जो काम किया वैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो किसानों के लिए काम कर रही हैं, जैसे कि शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी जो था बेसिकली दे वर्क फॉर रूरल एंड अर्बन जो इन किसान हैं उनके लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, एंड दे बेसिकली वर्क कि इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है वो बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BKU। जो BKU था वो किस तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, इसे बोला गया है कि BKU कंडक्टेड रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन, सिट-इन्स, जेल भरो, इस तरीके की एक्टिविटीज इन्होंने करी अपने पूरे मूवमेंट के दौरान। और थ्रूआउट डिकेड ऑफ 18 BKU ऑर्गेनाइज्ड मैसिव रैलीज ऑफ दीज फार्मर्स ऑन मेनी हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, और अनदर नोवल एस्पेक्ट ऑफ दिस मोबिलाइजेशन वाज द यूज ऑफ कास्ट लिंकेज ऑफ द फार्मर्स। मतलब इतनी भीड़ इसलिए वहां आ रही थी कि कास्ट को इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरा जो कुनबा था वो कुनबा का कुनबा आ रहा था उठ के, बिकॉज जो भी बड़ा होता था परिवार का वो आगे मैसेज पास ऑन करता था कि मैं वहां बैठा हूं, आप लोग भी वहां पर आइए। तो जो कास्ट लिंकेज जो सिस्टम था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था BKU के अंदर मास मोबिलाइजेशन और भीड़ इकट्ठा करने में। ठीक है, तो जो BKU में जो मेन बेसिकली पार्टिसिपेंट थे वो सारे एक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे थे, और बेसिकली दे आर पार्टिसिपेटिंग। एक तो ये भी था किसानों के लिए भी था, और एक कास्ट प्रेशर भी था लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से दे पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दी BKU मूवमेंट। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन यूज ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत ऑफ दीज कम्युनिटीज इन ब्रिंगिंग देम टुगेदर ओवर इकोनॉमिक इश्यूज। पंचायतों को इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को अवेयर करने के लिए, साथ करने के लिए। ठीक है, और खास बात यह कि कोई फॉर्मल सपोर्ट नहीं था, पर उसके बावजूद भी जो BKU जो थी वो बहुत लंबे समय तक जो थी वो सरवाइव कर पाई। ये BKU में खास बात थी। ठीक है, और जो भी आपस में जो विलेजेस लिंक थे वहीं से जो थी वो BKU की फंडिंग हो रही थी। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि BKU डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उससे अपने आप को दूर रखा। ठीक है, और the organization along with other farmers organization across the state did manage to get some of their economic demand accepted। कुछ डिमांड्स तो उनकी पूरी हो गई थी। The farmers movement become one of the most successful social movement of the 80s in this respect। बहुत ही फेमस मूवमेंट रहा because of various reason।
there is no popular support, there is no popular face, still continue for a longer period of time, no lack of funds, no lack of food, और बेसिक चीज़ें भी साथ साथ बेसिक ज़रूरतें भी लोगों की पूरी हो रही थी, जो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि लोग लंबे समय तक मूवमेंट में टिके रहे, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट वॉज एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर दैट इट्स मेंबर पोजेस्ड, मतलब जो लोग जो वहाँ बोलने वाले थे वो भी बहुत अच्छे से अपनी बात को जो है ला पा रहे थे गवर्नमेंट के सामने, जो भी एक बहुत अच्छा जो भी एक रीज़न था BKU का सस्टेन्ड रहने का। द मूवमेंट वॉज एक्टिव मेनली इन द प्रॉस्पेरस स्टेट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे जो थी दे आर वर्किंग वेरी सक्सेसफुली, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह काम भी किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया और भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इसके अंदर काम कर रही थी। तो BKU एक और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था जो बेसिकली पॉपुलर मूवमेंट माना जाता है। इन मूवमेंट्स को बेसिकली हम किस लिए पढ़ते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है। वायलेंट रहेंगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, डिसिप्लिन रहेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे, हो सकता है गवर्नमेंट मान भी जाए। तो ये मूवमेंट जो होते हैं वो पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी पॉलिटिक्स को भी शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है और डिस्कस करेंगे, नेशनल फिश वर्कर फोरम। जैसे BKU मूवमेंट था वैसे एक नेशनल फिश वर्कर फोरम है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि विद द कमिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन एंड अराउंड mid-18s, these organizations were compelled to come together on the national level platform, the NFF or National Fish Worker Forum. Fish workers from Kerala took the main responsibility of mobilizing fellow workers, including women workers from other states. Work of NFF consolidated when in 1991 it fought its first legal battle with the Union government successfully. There was about to government deep sea fishing policy that opened up India's water to large commercial vessels, including those of multinational fishing companies. ठीक है. Throughout the 90s, the NFF fought various legal and public battles with the government. It worked to protect the interest of those who rely on fishing for subsistence rather than those who invest in the sector for profit. In July 2002, NFF called for nationwide strike to oppose the move of the government to issue license to the foreign trawlers. The NFF joined hands with organizations all over the world for protecting ecology and protecting lives of the fish worker. इससे बोला गया है कि जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो हमने मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट किया हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया कि डीप सी डिग करिए और आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करिए, जिसकी वजह से जो लोकल सी वर्कर्स थे, फिश से रिलेटेड जो वर्कर्स थे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही थी और वो रिसोर्सेज उतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे जिनकी उनको ज़रूरत थी, ठीक है। तो दे फॉर्म्ड एसोसिएशन नेशनल फिश वर्कर फोरम और बेसिकली इनका पर्पस क्या था, लोगों को अवेयर करना कि ये हमारा अधिकार है, हम देश के अंदर रहते हैं, हम पहले देश के अंदर रहते हैं, हम पहले रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, बाहर वाले नहीं। 1991 में सबसे पहले उन्होंने लीगल बैटल जीती थी गवर्नमेंट को रोकने के लिए कि आप इस तरीके से डिगिंग नहीं करा सकते, आप सबसे पहले उनका ध्यान रखेंगे जिनका लाइफ डिपेंडेंट है इस समुद्र के ऊपर, उसके बाद आप बाहर के बारे में सोचेंगे। और उन्होंने जो है 2002 में नेशन वाइड स्ट्राइक भी करी थी अपना एंगर शो करने के लिए कि वी शुड, हम गवर्नमेंट हमारे बारे में भी सोचे इंस्टेड ऑफ आउटसाइड। तो ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज आपको फ्रेम करनी है, कौन कौन सी पॉलिसीज आपको नहीं फ्रेम करनी, जो बेसिकली हमारे लोगों के खिलाफ जो है गलत रिएक्शन या लोगों के खिलाफ या लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं हो, उन पॉलिसीज को हमें नहीं लेना है। इस तरीके के जो मूवमेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम नहीं करना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आए, डू राइट मी ऑन स्टडी खजाना। थैंक यू सो मच।